हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वाले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस को स्टडी किया था और अब हम आज वाले टॉपिक में कंप्लीट क्वेश्चंस को फिनिश करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो लास्ट वाले लेक्चर में क्वेश्चंस देखे थे उसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यस या नो यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ओके, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझा दूं, लेकिन हमारे पास वक्त क्या है, कम वक्त में हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम लेंगे नहीं। और जब भी पढ़े तो दोस्तों आपके हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए। पहले मैं बता रहा हूं इस चीज को कि जब भी पढ़ो, यदि पूरा समझ में आ रहा है, पूरा याद हो रहा है, तो भी सर आपके हाथ में पेन कॉपी होना चाहिए, जरूरी है। ये अपने हथियार है भाई, यही तो है अपने हथियार। बाकी अपने को तलवार थोड़ी चलानी है, कलम अपना हथियार है सबसे बड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसुप्त अवस्था किसे कहते हैं। डिफाइंड डोरमेंसी, छोटा क्वेश्चन पूछेगा यहां पर। तो देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा है, यहां पर एक छाया चित्र दिख रहा है जिसमें आपको बीज दिख रहा है। बीज के दो पार्ट है। मोस्टली अपन बात करें तो बीज के 3 पार्ट्स होते हैं। यहां से तो बीज को क्या किया है भाई साहब, आधा काट दिया है इसको। तो जब बीज की अपन बात करते हैं तो दोस्त बीज में 3 पार्ट मोस्टली आते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो आता है यहां पर सीड कोट, एक आता है एंडोस्पर्म, ठीक है। सीड कोट का मतलब है बीजावरण, एंडोस्पर्म का मतलब है भ्रूणपोष, और एक आता है एम्ब्रियो, जिसको अपन कहते हैं भ्रूण, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसके भी 2 पार्ट है, रेडिकल है, एक एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म ये अंदर वाला पार्ट हो गया। रेडिकल, रेडिकल का मतलब है कि जब हम बीज को लगाते हैं तो उसके अंकुरण, जब उसका अंकुरण होता है तो सबसे पहले पार्ट कौन सा निकलता है? रेडिकल रूट। दोबारा समझना, मतलब जब हम बीज को लगाते हैं दोस्त, तो बीज को लगाते हैं तो सबसे पहले फुटान होती है, मतलब उसकी जड़ें सबसे पहले निकलती है, फिर उसका तना निकलता है। तो जो जड़ निकल रही है उसको अपन क्या कहते हैं? रेडिकल रूट। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं स्टेम, मतलब तना। मेरी बात को समझ पा रहे? ऊपर वाला भाग तो तना, नीचे वाला भाग जड़ होती है, जिसको रेडिकल रूट कहते हैं। तो सबसे पहले रेडिकल रूट निकलते हैं, उसके बाद स्टेम निकलता है इसमें यहां से। फिर ये सीड कोट हो गया, मतलब बीज को चारों ओर से क्या करता है? इसको सुरक्षा आवरण देता है। भ्रूण पोष, पोष का मतलब पोषण, उसको खाना देगा। अब इसको चीज को समझना कि यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर ये क्या है? रेडिकल रूट है, ये एंडोस्पर्म है, और ये क्या है? रेडिकल है। अब यहां पर छोटी सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, फुटान यहीं से होगा। फुटान कहां से होगा? यहीं से जड़ें निकलती है और यहीं से तना निकलेगा। लेकिन अब यहां पर क्या हो गया? अब यहां पर भाई साहब ये सुसुप्त अवस्था में चला गया। सुसुप्त अवस्था का मतलब है कि जैसे बीज को अंकुरित होने के 3 अनुकूल परिस्थितियां चाहिए, नमी, ताप, वायु। क्या क्या चाहिए? नमी, ताप, वायु। यदि ये तीनों अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती है बीज को, तब भी उसका अंकुरण नहीं होता, और उसी अवस्था को अपन क्या कहते हैं? सुसुप्त अवस्था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आईसीआर में, जेईटी में, बीएचओ में भी पूछा जाता है। तो बीज के 3 अनुकूल परिस्थितियां हैं, यदि वो तीनों मिल जाए और उसके बाद भी यदि उसका अंकुरण नहीं हो रहा है तो सर उसको अपन क्या कहते हैं? बीज सुसुप्त अवस्था कहते हैं। तो लिखो यहां पर, नोट करो। अनुकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल परिस्थितियों जैसे नमी, ताप, वायु। अनुकूल परिस्थितियों, अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बाद भी, या ऐसा लिख दो इसको, अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बाद भी बीज का अंकुरण नहीं होना। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आधार और प्रमाणित बीज के थैले पर किस रंग का टैग होता है? व्हाट कलर ऑन द बेसिस एंड बैग ऑफ सर्टिफाइड सीड्स टैग हैपेंस? यहां पर ये 2 बीजों के बारे में पूछ रहा है, 2 सीड के बारे में पूछ रहा है। वैसे तो सीड 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसने पूछा है आधार और प्रमाणित। तो दोस्तों याद रखना, आधार का मतलब है आधार कार्ड। अब आप आधार कार्ड को देखोगे ना तो सर उसमें 2 ही कलर होते हैं, केसरिया और एक सफेद।
लेकिन ज्यादा रंग कौन सा होता है, सफेद वाला ही होता है ना। तो आधार कार्ड का तो होता है सर यहां पर सफेद, और जो प्रमाणित होता है उसका होता है नीला। ध्यान रखना दोस्त, जो सर्टिफाइड सीड होता है उसका कलर होता है ब्लू, और जो यहाँ पर फाउंडेशन सीड होता है उसका कलर होता है यहाँ पर व्हाइट। मेरे हिसाब से ये वाला तो आपके पहले से ही क्लियर होगा, तो यहां से छोटा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यहां पर सीड कितने टाइप का होता है। तो दोस्त यहां पर सीड कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। चलो उनको याद कर लेते हैं। अच्छा, क्रम भी आपको याद होना चाहिए, कई बार क्या है कि क्रम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है जो कि आगे आपके एग्जाम में काम आएगा। तो 20 कितने टाइप के होते हैं भाई साहब, सीड कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। चलो नाम देख लेते हैं यहां पर। फर्स्ट आता है यहां पर मूल केंद्रक। देखो इंग्लिश में भी याद रखना है, इसको कहते हैं सर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सीड। याद कैसे रखोगे, केंद्रक को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केंद्रक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस सीड हो गया, मतलब जिसको सबसे पहले बनाते हैं। फिर सेकंड आता है यहां पर प्रजनक, प्रजनक को बोलते हैं बेटा ब्रीडर, जो पैदा करने वाले हैं, जो बीज को बनाने वाले हैं। थर्ड आता है बेटा आधार, इसको बोलते हैं फाउंडेशन। आधार का मतलब बेस, कहते हैं ना कि फाउंडेशन क्लासेस 11th और 12th फाउंडेशन क्लासेस, तो 11th और 12th आपकी क्या है, आपका एक बेस है, आपकी नींव है, उसको मजबूत किया जाता है। तो फाउंडेशन का मतलब हो गया उसका आधार, उसका बेस। और नंबर 4 पे आता है प्रमाणित, और प्रमाणित को अपन बोलते हैं सर्टिफाइड। प्रमाण पत्र नहीं होता सर्टिफिकेट, जैसे मूल निवास पत्र हो गया, आधार, इसके अलावा सॉरी जाति, जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र का मतलब सर्टिफिकेट, अपने को सर्टिफिकेट मिलता है, तो सर्टिफिकेट का मतलब वो प्रमाण पत्र या प्रमाणित हो गया। तो ये 4 टाइप के होते हैं, ये क्रम फिक्स है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलाकृति का जल शरण से क्या संबंध है। हाउ टू टोपोग्राफी रिलेटेड टू वाटर इरोजन। मतलब स्थलाकृति का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है, स्थल की आकृति। समझ रहे हैं इस चीज को, स्थलाकृति मतलब स्थल की आकृति। सर वो सीधी भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। आप देखो यहां पर आपको दिख रहा है, ये क्या है, स्थलाकृति का मतलब टोपोग्राफी, मतलब स्थल की आकृति कैसे दिख रही है आपको, ऊंची नीचे दिख रही है क्या। देखो ये टीले टाइप में आपको दिख रहा है, तो इसका कोई प्रभाव होता है क्या, इससे कोई हानि होती है क्या, बिल्कुल होती है सर। इससे क्या हानि होगी, जैसे यहां पर ये ऊंची और नीची दिख रही है आपको, इससे यह होगा कि जब बारिश होगी बहुत खतरनाक तरीके से, जब वर्षा होगी, रेनफॉल होगी, तो भाई साहब ये वाले जो टीले हैं ना, ये क्या होंगे, ये इनका इरोजन होगा, इनका शरण होगा। बारिश तेज हुई, तेज बारिश हुई, तो तेज बारिश से ये मिट्टी कटकर कहां पर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। भाई साहब फसल है तो पूरी की पूरी कहां पर आ सकती है, नीचे आ सकती है। तो स्थलाकृति का जल शरण पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है कि यदि भूमि टेढ़ी मेढ़ी है तो जल का क्या होगा, वाटर का इफेक्ट ज्यादा होगा, और वहां से सोइल एक हिस्से से चलकर दूसरे भाग पर चली जाएगी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। तो स्थलाकृति कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, मैदान के टाइप से होनी चाहिए। मेरी बात को समझ पा रहे, इसमें लिखोगे कैसे कि भाई साहब स्थलाकृति का जल शरण पर इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है कि यदि बारिश की बूंदे या फिर बारिश का प्रभाव ज्यादा है तो वहां पर जल शरण से मिट्टी का अधिकतर कटाव होता है। तो इसको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट, मल्चिंग या पलवार क्या है, व्हाट इज मल्चिंग। तो यहां पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, दिख रहा है डायग्राम में, यहां पर देख सकते हैं कि घास की सूखी सूखी पत्तियां हैं, दिख रही है घास की कैसी है, सूखी पत्तियां है। इसके अलावा इसमें कुछ हमने प्लांट्स लगा रखे हैं। तो इसका अर्थ सीधा, मल्चिंग या पलवार का अर्थ सीधा सीधा है कि ढकना। किसको ढकना, मृदा की ऊपरी जो परत है उसको ढक देते हैं। क्यों ढकते हैं भाई साहब, मान लीजिएगा कि मृदा में अपना जो खेत है, उस खेत में जो नमी है, इस नमी को बनाए रखने के लिए इसके ऊपर क्या करते हैं, घास फूस की पत्तियां डाल देते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, यदि घास फूस की पत्तियां नहीं डालेंगे तो सूर्य का प्रकाश का संबंध मिट्टी से होगा, और वहां से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण में एवेपोरेशन, राइट, एवेपोरेशन होगा, तो एवेपोरेशन में जो जितना भी वाटर है वो उड़कर ऊपर चला जाएगा। तो जो मॉइस्चर थी, जो नमी की मात्रा है मिट्टी में, वो कम हो जाएगी। तो मृदा में जो नमी की मात्रा है वो ऐसी की ऐसी बनी रहे,
तो उसके लिए ऊपर से अपन क्या डाल देते हैं, उसके ऊपर घास फूस या सूखी पत्तियां डाल देते हैं। और इसके अलावा इसके खरपतवार का भी नियंत्रण होता है, खरपतवार वीड का भी कंट्रोल होता है। तो मल्चिंग पलवार क्या है, मल्चिंग या पलवार में अपन ऐसे लिखेंगे कि भाई साहब मृदा में नमी को बनाए रखने के लिए व खरपतवार को नष्ट करने के लिए मृदा की ऊपरी परत पर घास फूस की सूखी पत्तियां या खरपतवार की पत्तियां डाल देते हैं। समझ पा रहे इस बात को, जिससे क्या होगा, मृदा में नमी उसी प्रकार से बनी रहती है। राइट, यस या नो। चलो नेक्स्ट, मृदा उर्वरता और उत्पादकता में कोई चार अंतर। देखो दोस्त, यहां पर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है तो सीधा सीधा ही आंसर दे रहा है। यहां पर बोल रहा है कि एक्सप्लेन एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, आपको पता हो तो, आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में भी पूछा हुआ है। तो यहां से छोटा क्वेश्चन आपको पुटअप कर सकता है। बेसिकली यहां से अपने को, अब देखो अंतर में अपने को क्या करना है कि एक साइड में लिखना है मृदा उर्वरता और एक साइड में लिखना है मृदा उत्पादकता, सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी। देखो दोस्त, यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आपको टेबल बनानी है। क्या बनानी है, टेबल बनानी है। टेबल बनाकर उसको डिफरेंस करना, डिफाइन करना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि मृदा उत्पादकता को अलग लिखते हैं और मृदा उर्वरता को अलग लिखते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को अलग और सॉइल प्रोडक्टिविटी को अलग लिखते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है सुंदर सी और दोनों को डिफाइन करना है। अब मृदा उर्वरता में क्या लिखेंगे कि यह मृदा में यह अपन सीधा कह सकते हैं कि यह पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है। क्या करती है, पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है। राइट, इसके अलावा इसमें क्या लिखेंगे, इसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो अपने को उपज प्राप्त हो रही है उसी को अपन क्या कहते हैं सर, उत्पादकता। राइट, यस या नो। ठीक है, मृदा उर्वरता की जांच अपन कहां पर कर सकते हैं, खेत में कर सकते हैं, लेकिन उत्पादकता की जांच इस प्रकार से कुछ आपके दे रखा है यहां पर दोस्तों, तो इसको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बारी बारी से रिपीट होता है, आपको पता होना ही चाहिए इस चीज का। चलो, इसको बेसिकली आप लिख सकते हैं, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मृदा उर्वरता में अपन थोड़ा सा ये देखें कि यह उत्पादकता, मृदा उर्वरता उत्पादक हो सकती है, लेकिन मृदा उत्पादकता, क्या मृदा उर्वर हो सकती है, हां या ना। आपके जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसमें भी ये टेबल दे रखी है दोस्त। तो इसमें 4 से 5 पॉइंट दे रखे हैं, उन पॉइंट्स को अपन डिफाइन बेहतरीन तरीके से करनेंगे और करेंगे। ठीक है दोस्त, ओके। तो इसकी उर्वरता की जांच अपन कहां पर कर सकते हैं, खेतों में कर सकते हैं या फिर अपन, अच्छा खेत में थोड़ी करेंगे, उर्वरता की जांच करेंगे प्रयोगशाला में और उत्पादकता की जांच करेंगे खेत में। समझ में आ गया भाई साहब, उर्वरता को प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में करेंगे और जो उत्पादकता है उसको कहां पर करेंगे अपन, इसको खेत में जांच कर सकते हैं। क्योंकि जो उपज प्राप्त होगी, जैसे हमने बाजरा उगाया तो बाजरा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कितना मिल रहा है, तो उसकी जांच अपन कहां पर करेंगे, खेत में तो करेंगे। लेबोरेटरी में तो अपन क्या देखेंगे, लेबोरेटरी में ये देखेंगे कि कोई वैरायटी अपन बना रहे तो उसमें कीट रोग के प्रति प्रतिरोधी है नहीं, वो किसी इंसेक्ट या डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट है या नहीं। फील्ड में अपन क्या देखेंगे कि यील्ड कितना प्रति हेक्टेयर अपने को मिल रहा है, प्रोडक्शन कितना मिल रहा है, तो वो अपन कहां पर देखेंगे, वो अपन मृदा उत्पादकता में देखेंगे। ठीक है सर। इसके अलावा मृदा उत्पादकता में मृदा की भौतिक दशा हुई, इसके पोषक तत्व हुए, ये अच्छी मात्रा में होते हैं और यहां पर भी ठीक ठाक मात्रा में होते हैं। ओके सर, तो दोनों में डिफाइन करना है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है, नाम लिखो। अच्छा जी, देखो यहां पर मृदा क्षरण की यदि मैं बात करूं तो मृदा क्षरण को आपको याद कैसे रखना है, सिर्फ ये प्रकार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये सिर्फ प्रकार पूछ रहा है। देखो दोस्त, यहां पर ध्यान रखना क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि मृदा क्षरण कितने टाइप का होता है। तो भाई साहब 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट है प्राकृतिक क्षरण और दूसरा है त्वरित क्षरण, त्वरित या कृत्रिम क्षरण। इसको अपन क्या कहते हैं, नेचुरल इरोजन और इसको कहते हैं आर्टिफिशियल। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है, प्राकृतिक और त्वरित, जिसको कृत्रिम कहते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल।
लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यहां पर जल शरण और वायु शरण को लिखते हैं। दोस्त वो क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन तो अलग से है, वो आगे आएगा अपना। सिर्फ ये पूछा है कि मृदा शरण या जो सोइल इरोजन है वो कितने टाइप्स का होता है, तो केवल 2 टाइप्स का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और त्वरित। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन आया वो कौन सा है, ये आया है कि मृदा शरण की प्रमुख शक्तियों को विस्तार से समझो, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द मेन फोर्सेस ऑफ सोइल इरोजन। अब इसकी जो मोस्टली शक्तियां होती है दोस्त वो 2 होती है, कौन कौन सी, फर्स्ट है जल शरण और दोस्त दूसरी है वायु शरण। जल शरण को कहते हैं वाटर इरोजन और इसको कहते हैं एयर इरोजन। देखो यहां पर ध्यान रखना, शक्ति 2 है, प्रकार भी 2 है, प्रकार प्राकृतिक और त्वरित, लेकिन शक्तियां भी 2 है, जल शरण और वायु शरण। अब ये भी, इनके भी कुछ टाइप्स है, जैसे मैं लिखूं यहां पर एक ट्रिक में लिख रहा हूं यहां पर, भोपरा की नस, भोपरा की नस, ये ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जल शरण की शक्तियों को देखें तो देखना यहां पर 4 टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की। फर्स्ट है बौछार, दूसरी है परत, तीसरी है रिल और चौथी है अवनालिका। इसकी है सर कितनी, 3, नस में निलंबन, ऐसे लिखते हैं इसको, ट्रिक ये लिखना, बोपरा की नस, BPRA, बोपरा की नस, ऐसे लिखना है इसको। तो N से निलंबन, U से उछलन और S से सतह सर्पण। ये लो बेटा, इनको क्रम दे देना है। आपको ये लाइन ऐसे नहीं बनानी है ना, ये लाइन ऐसे नहीं बनानी है, आपको तो सिर्फ नाम लिखने हैं। कभी आप ये लाइनें भी बना दो, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, इसमें 3 टाइप्स हो गए। अब देखो बौछार को अपन कहते हैं स्प्लैश, क्या कहते हैं दोस्तों यहां पर, स्प्लैश। इसको कहते हैं सीट, इसको कहते हैं रिल, राइट। अब यहां पर आ जाओ, इसको कहते हैं गली, इसको कहते हैं सस्पेंशन, इसको कहते हैं साल्टेशन और इसको कहते हैं सरफेस सरफेस क्रैप, ठीक है। तो ये 4 टाइप हो गए, इंग्लिश में भी और हिंदी मीडियम में दोनों में आपको याद रखना है। अब यहां पर आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। क्या फायदा मिलने वाला है, एक तो क्रम आपको याद हो गया, बोपरा की नस। देखो बोपरा की नस का मतलब क्या हुआ, बी से बौछार, पी से परत, आर से रिल और ए से अवनालिका। ये तो वाटर इरेजन के टाइप, जलशरण के टाइप। नस से एन से निलंबन, यू से उछलन और एस से सतह सर्पण। तो बोपरा की नस, ये 4, ये 3 बोपरा और ये सॉरी ये 4 तो क्या हो गई, बोपरा, और ये 3 क्या हो गए, नस हो गए। बताओ कोई समस्या, बोपरा की नस। अब इसमें आपको याद रखना है कि बौछार में क्या होता है। देखो आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं, ये देखो, देखो फर्स्ट आपको दिख रहा है स्प्लैश। बौछार एक पौधा है, पौधे के पास में देखो आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एक बूंद पड़ती है। जैसे मान लो कि दोस्त सूखी मिट्टी है, अपने मकान है, मकान के सामने मिट्टी है, बिल्कुल सूखी मिट्टी। तो बारिश के दिनों में क्या होता है कि जब सूखी मिट्टी होती है तो उस पर जब बारिश की बूंदें गिरती है वो तो भाई साहब तितर बितर हो जाती है, मिट्टी के कण उठ उठ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये बौछार चरण वर्षा की बूंद पर डिपेंड करती है। दूसरा है सीट, मतलब परत, मका जो अपना क्या होता है, परत, पैसे परत्र पैसे पोषक तत्व। पोषक तत्व की सबसे ज्यादा हानि किसमें होती है, परत में होती है, ध्यान रखना। पैसे परत्र पैसे पोषक तत्व, पोषक तत्वों की हानि सबसे ज्यादा किसमें होती है, परत या फिर सीट इरोजन में होती है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, राइट। अब देखो आपको जो सेकंड डायग्राम दिख रहा है उसमें देखो
इस खेत में पानी भरा हुआ है, खेत में क्या भरा हुआ है, पानी। अब पानी ज्यादा मात्रा में भर गया तो अच्छा इसको भी छोड़ो, अपना खेत है और अपने खेत में मान लीजिएगा, अपने खेत में क्या होता है, ढलान होता है, थोड़ा एक साइड थोड़ा ऊंचा और दूसरी साइड में थोड़ा सा नीचा। जब खेत में पानी भर जाता है तो ज्यादा पानी मात्रा में भर गया तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, भाई साहब डोले तोड़ तोड़ के दूसरे खेत में चला जाता है। अब ऊपर ऊपर वाला जो पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया तो जो पोषक तत्व है वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट होंगे, ऊपर वाली में, तो पोषक तत्वों की भी हानि होगी। तो पोषक तत्वों की दृष्टि से सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी है, परत क्षरण है। कैसे याद रखोगे, पैसे परत्र पैसे पोषक तत्व, तो पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा हानि परत क्षरण में होती है। फिर है रिल, रिल का मतलब छोटी छोटी नालियां। आप तीसरे डायग्राम में देख सकते हैं कि खेत के अंदर जहां ढलान होता है उस वाले ढलान में छोटी छोटी नालियां पड़ जाती है, क्योंकि पानी का थोड़ा प्रेशर होता है तो अंगुली के समान छोटी छोटी क्या बन जाती है, नालियां बन जाती है। जब खेत की जुताई करते हैं तो वो नालियां वापस से सही हो जाती है। चौथा है अवनालिका, मतलब विकराल अवस्था, भाई साहब बड़े बड़े डोले पड़ जाते हैं, नाले पड़ जाते हैं। तो बड़े नाले पड़ गए तो वापस से ठीक नहीं होते, उनको तो जेसीबी से ठीक करवाना पड़ेगा। तो ये क्या थी, ये तीन अवस्था, चार अवस्था थी किसकी, ये भाई साहब जल शरण की चार अवस्था है, 1 2 3 4। दूसरी, दूसरा यहां पर देखा कि वायुक्षरण के तीन है, निलंबन, उच्छलन और सतह सर्पण। उच्छलन का मतलब, निलंबन का मतलब है कि इसमें मृदा के कण बहुत छोटे होते हैं, निलंबन का मतलब है गायब होना, निलंबन का मतलब गायब होना। इसमें मिट्टी के कण इतने छोटे होते हैं कि एक बार ऊपर चले गए तो वापस से नीचे नहीं आते, क्योंकि उन कणों का भार बहुत कम होता है। फिर उच्छलन, अब वायुक्षरण में सबसे हानिकारक अवस्था है उच्छलन और जल शरण में सबसे हानिकारक अवस्था है परत क्षरण। उच्छलन में क्या होता है कि इसमें मृदा के कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है, उछलकर मतलब एक यहां से उछलेंगे दूसरे स्थान पर वापस, फिर तीसरे स्थान पर। सतह सर्पण मतलब सतह को रगड़ कर चलते हैं, इनके कणों का आकार सबसे ज्यादा होता है, 5 mm से ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, ओके, मेरे हिसाब से यहां तो कोई समस्या नहीं, याद कैसे रखोगे, बोपरा की नस। नेक्स्ट, उत्तम बीज के गुण क्या क्या है। उत्तम बीज के गुणों को अपन देखने वाले हैं। मैं पानी पी लेता हूं दोस्त यहां पर। ओके दोस्त, देखो, उत्तम बीज, एक्सप्लेन व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ बेस्ट सीड। मतलब उत्तम बीज, पहले क्वेश्चन में आंसर दे रहा है कि जो बीज है वो एक उत्तम प्रकार का है, अच्छी क्वालिटी का है। मतलब एक तो अपन नॉर्मल बीज लेते हैं, एक तो साधारण सीड लेते हैं, नॉर्मल सीड लेते हैं, और एक अच्छी क्वालिटी का सीड लेते हैं। तो भाई बढ़िया वाला यदि बीज लेंगे तो उत्पादन भी उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे भाई एक इंसान है जिसके कुपोषण है वो बीमार जल्दी होगा, एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसकी बीमारियां कम होगी। जिसने भोजन अच्छा लिया है वो स्वस्थ रहेगा, और जो जिसका भोजन अच्छा नहीं है वो कुपोषण वाला रहेगा, जो बीमार रहेगा हमेशा पेशेंट रहेगा। तो एक तो नॉर्मल बीज है और एक अच्छी क्वालिटी का बीज है। तो अच्छी क्वालिटी का जो बीज है उसकी विशेषता क्या क्या होती है, मतलब उसमें ऐसा क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या सम्मिलित होती है वो चीजें जो कि उसको उत्तम बना रही है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, ध्यान रखना इस वाले पॉइंट पे आपको पूछे तो पॉइंट्स लिखने हैं अपने को। क्या लिखने हैं, यहां पर पॉइंट्स लिखने। तो एक तो जो साधारण बीज होता है उससे 10 से 15% ये बीज क्या देता है, अधिक उत्पादन देता है। तो देखना यहां पर, स्थानीय बीज की तुलना में ये बीज 10 से 15% अधिक उत्पादन देते हैं, राइट। तो ध्यान रखना इसका भी, कितना परसेंट, 10 से 15% ये अधिक दे रहे हैं। अब देखो यहां पर एक सर्किल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं इसमें कौन कौन से पार्ट। ये क्या है, ये एक उत्तम बीज है दोस्त, गुड क्वालिटी का सीड है, सीड है, इसकी क्वालिटी क्या है, वो अच्छी है। अब कौन कौन से पॉइंट इसको ज्यादा डिफाइन कर रहे हैं कि साहब इसको क्या बना दिया, इसको अच्छी क्वालिटी का बना दी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पर आनुवांशिक शुद्धता।
आनुवांशिक शुद्धता, जिसको अपन कहते हैं जेनेटिक प्योरिटी। आनुवांशिक शुद्धता, देखो आनुवांशिकता का नाम सुना होगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जाते हैं, मतलब इसमें रंग रूप आकार आकृति वजन ये सभी सही होना चाहिए। रंग रूप आकार आकृति वजन इसका क्या होना चाहिए, ये भाई साहब सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यदि आपके रंग रूप आकार में परिवर्तन हो जाता है तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। जैसे मार्केट से अपन बाजरे का बीज लाते हैं तो देखा होगा कि बाजरे का जो बीज है ऊपर से थोड़ा क्या रहता है, गुलाबी गुलाबी सा रहता है क्या, तो वो उत्तम बीज होता है। तो उसमें विशेष प्रकार का कलर होता है, उसमें एक चमक होती है, उसका आकार भी अच्छा होता है, आकृति भी अच्छी होती है, रंग भी होता है, रूप भी होता है, सोमना होता है, ब्यूटीफुल होता है, स्मार्ट होता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, दूसरा आता है सर यहां पर भौतिक शुद्धता। वन सेकेंड, दूसरा क्या आता है यहां पर, भौतिक शुद्धता, जिसको अपन कहते हैं फिजिकल प्योरिटी। देखो फिजिकल प्योरिटी का मतलब है भौतिक शुद्धता, शुद्ध उसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे आपने कंकड़ पत्थर ले लिए, खरपतवार के बीज ले लिए, तो सर ये उसमें नहीं होना चाहिए। बीज जो हम लेंगे वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई भी बीज कटा फटा नहीं होना चाहिए। यदि बीज कटा हुआ है तो सर उसका अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि भ्रूण तो उसमें पहले से ही खत्म हो गया। तो बीज बिल्कुल भाई साहब सही होना चाहिए, उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होनी चाहिए, खरपतवार के बीज भी नहीं होनी चाहिए, उसमें अशुद्धियां भी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल 100% प्योर होना चाहिए। राइट। तीसरा पॉइंट जाता है बीज ओज, और बीज ओज को अपन कहते हैं सीड विग्योर। बीज ओज, देखो ओज का सीधा सीधा अर्थ होता है चमक। जिस बीज में अच्छी चमक होगी उसका उत्पादन सर उतना ही अच्छा होगा। बीज ओज, ओज का मतलब चमक, जितनी अच्छी चमक होगी उतना उसका क्या होगा, यहां पर उत्पादन या प्रोडक्शन उसका अच्छा होता है। समझ पा रहे इस बात को? ओके, नेक्स्ट नंबर 4, उच्च अंकुरण क्षमता। क्या कहते हैं इसको, हाई जर्मिनेबिलिटी। क्वेश्चन में आंसर कह रहा है भाई साहब उसकी अंकुरण क्षमता उच्च होनी चाहिए। जैसे हमने फसलों में देखते हैं अंकुरण क्षमता किसी की 85% होती है, किसी की 95। जैसे मेज मक्का की सबसे ज्यादा अंकुरण क्षमता होती है 95, 96% की समथिंग होती है। कुछ फसलों की 60%, कुछ की 65, कुछ की 70। तो जो हम बीज ले रहे हैं, जैसे 100 बीज लिया तो उसमें कम से कम 80 से 90 बीज अंकुरित तो होने ही चाहिए। तो अंकुरण क्षमता भी उच्च होनी चाहिए उसकी। नंबर 5, नमी की मात्रा, मॉइस्चर कॉन्टेक्ट। नमी की मात्रा भी होनी चाहिए। नमी की मात्रा का मतलब है कि जैसे मैं खाद्यान्न की बात करूं, किसकी बात करूं, खाद्यान्न की बात करूं तो सर 10 से 12% होनी चाहिए। ठीक है। दलहन की बात करें तो यहां पर 8 से 10% होना चाहिए। जैसे तिलहन की बात करें तो 6 से 8% के लगभग। इन दोनों में देख लेना आप थोड़ा सा ना। जैसे खाद्यान्न की यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं दोस्तों यहां पर, खाद्यान्न की, तो खाद्यान्न में 10 से 12% के लगभग उसमें नमी होनी चाहिए। तिलहन में इतनी होनी चाहिए, खाद्यान्न में इतनी होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है। तो ये मोस्टली उत्तम बीज के गुण थे जो कि हमने स्टडी किया है। आनुवंशिक शुद्धता हो गई, भौतिक शुद्धता हो गई, बीज ओज हो गया, उच्च अंकुरण क्षमता हो गई, नमी की मात्रा हो गई। नमी की मात्रा इतनी % होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, बीज कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। अभी हमने देखा है बीज कितने प्रकार के थे, यहां पर थोड़ा सा मैं डिफाइन वहीं पर चलते हैं, इसको दोबारा से देख लेते हैं। यहीं पर देखो बीज यहां पर 4 टाइप के हैं भैया जी। कितने टाइप के हैं, 4। अब इसमें आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, आपको याद रखना है एक तो टैग, क्या रखना है, एक तो टैग। बट वहीं चलते हैं, यहां पर थोड़ी स्पेस भी नहीं है, यहां पर देख लो भाई। देखो यार,
फर्स्ट है मूल केंद्रक, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। दूसरा है प्रजनक, प्रजनक जो पैदा करने वाले हैं, जन्म देने वाले, ब्रीडर। नंबर 3 आधार, इसको क्या कहते हैं सर, फाउंडेशन। और नंबर 4 क्या आ रहा है, प्रमाणित, मतलब सर्टिफाइड। देखो इसमें याद रखना आपको, क्या क्या याद रखना है, 3 पॉइंट है, वो 3 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। एक तो याद रखना है बेटा टैग, एक तो क्या याद रखना है, टैग। एक याद रखना है इसमें भौतिक व आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक व आनुवंशिक शुद्धता। और इसके अलावा एक पॉइंट याद रखना है कि इसका निर्माण किससे हुआ है। एक क्या याद रखना है, इसका निर्माण। तो देखो मूल केंद्रक पर कोई टैग नहीं होता, प्रजनक पर कैसा होता है, सुनहरा पीला। प्रजनक, प्रजनक पैसे, प्रजनक पैसे पीला, पैसे प्रजनक पैसे पीला। आधार कार्ड का रंग होता है सर सफेद, और प्रमाण पत्र का रंग होता है नीला। किसानों को कौन सा दिया जाता है, किसानों को यह दिया जाता है, राइट। भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता की बात करें तो इन दोनों की होती है बेटा 100%, इसकी होती है 98%, और सबसे कम किसकी होती है, 95%। किसकी होती है, यहां पर आप देख सकते हैं। देख पा रहे हैं यहां पर टैग, मूल केंद्रक में कोई टैग नहीं होता। बाकी मूल केंद्रक और प्रजनक दोनों की भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता होती है 100%, फिर थोड़ा कम होगा, आधार कार्ड की थोड़ी कम हो जाएगी 98, और भाई साहब प्रमाणित की हो जाएगी 95%। किसानों को दिया जाने वाला बीज कौन सा है, प्रमाणित बीज है, जिस पर नीले रंग का टैग होता है। जो बैग आता है ना एक थैला, उस पर एक विशेष प्रकार के कागज सा लटका रहता है, जिस कागज का कलर भी उस टैग के अकॉर्डिंग होता है, राइट। निर्माण, इसका निर्माण मूल केंद्रक के द्वारा होता है, राइट। अब देखो प्रजनक का, प्रजनक के द्वारा होता है अनुसंधान केंद्रों पर। किसके द्वारा, प्रजनक का प्रजनक के द्वारा ही होता है अनुसंधान केंद्रों पर। और आधार का होता है भाई साहब प्रमाणीकृत संस्थाओं की देखरेख में। किसमें, प्रमाणीकृत जो संस्थाएं होती है उनकी देखरेख में होता है। और बेटा इसके अलावा जो लास्ट आ रहा है प्रमाणित, ये भी किसके देखरेख में, ये भी प्रमाणीकृत संस्था की देखरेख में ही होता है, राइट। यस या नो। प्रमाणित को ध्यान रखना प्रमाणीकृत भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, प्रमाणित को प्रमाणीकृत भी कहते हैं। और आधार को ध्यान रखना मात्र बीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, मात्र बीज भी कहते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार का और प्रमाणित का डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टैग से रिलेटेड, टैग याद रखना है, भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं करता, निर्माण से आपके कम क्वेश्चन पुटअप करेगा। आपके सिर्फ टैग से क्वेश्चन पूछेगा, और फिर ये पूछ ले कि किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है, प्रमाणित दिया जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, बीज सुसुप्त अवस्था कितने प्रकार की होती है, चलो सब आंसर दे दो। तो सुसुप्त अवस्था के बारे में तो मैंने बता दिया, अभी लास्ट टाइम बताया था। और ये प्रकार कितने प्रकार की होती है बेटा, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, प्राथमिक, द्वितीयक, और तीसरी है बेटा बलकृत। यह है प्राइमरी, यह है सेकेंडरी, और यह है फोर्स, जिस पर एक विशेष प्रकार का क्या बेटा बल पड़ता है ना। इन फोर्स भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं इसको, इन फोर्स भी कह सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब देख 3 प्रकार की है, तीनों को समझना बेटा। प्राथमिक की यदि अपन देखें कि प्राइमरी जो डोरमेंसी होती है बेटा, वो आनुवांशिक के गुणों के कारण होती है। जैसे आनुवांशिकता में क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या जाते हैं, उसके गुण जाते हैं, माँ बाप के संतान में, उसके उससे आगे। तो जो प्राथमिक सुसुप्त अवस्था होती है वो बेटा किसके कारण होती है, ये आप नोट कर लेना चाहिए, ये आनुवांशिक गुणों के कारण होती है। किसके कारण होती है,
आनुवांशिक गुणों के कारण होती। यस या नो? द्वितीयक में देखें तो ये वातावरणीय कुछ हार्मोन या फिर रसायनों के कारण प्रभावित होती है कि भाई साहब वहां पर हार्मोन्स का यदि आपने ज्यादा छिड़काव कर दिया तो ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यह है वातावरणीय तथा वातावरणीय कुछ रसायन, ऐसे पूरा लिखो इसको। वातावरणीय कुछ रसायन तथा हार्मोन के छिड़काव से, राइट। बलकृत अवस्था में क्या होता है? देखो बलकृत, बल मतलब दबाव, जब बीज पर दबाव लगता है तो बेटा बीज कहां पर चला गया? भूमि के नीचे चला गया। बीज पर यदि दबाव लगा तो बीज कहां पर चला गया? नीचे। अब बीज यदि बहुत ज्यादा गहराई में चला गया तो उसका अंकुरण होगा क्या बेटा? नहीं होगा, क्योंकि उसको नमी नहीं मिल रही, ताप भी नहीं मिल रहा और उसको प्रकाश भी नहीं मिल रहा, तो भोजन कैसे बनाएगा? तो बीज की अधिक गहराई में चला जाना। ठीक है बेटा, यदि बीज की यदि अधिक गहराई में बुआई करते हैं तो उसका अंकुर नहीं होता। तीन प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और बलकृत। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं। ओके बेटा, इसको याद रखना अपने को। प्राथमिक में आनुवंशिक गुणों के कारण होती है, द्वितीयक में कुछ वातावरणीय रसायन, केमिकल्स का ज्यादा छिड़काव कर दिया, हार्मोन्स का ज्यादा छिड़काव कर दिया तो बीज सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, उसका अंकुर नहीं होगा। बलकृत में बीज के ऊपर क्या लगा दिया? बल लगा दिया, प्रेशर लगा दिया, या बीज की हमने ज्यादा गहराई में बुआई कर दी तो उसका अंकुर नहीं होगा। ओके डन। नेक्स्ट, कंटूर फार्मिंग किसे कहते हैं? अभी मैंने पीछे आपको बताया था बेटा, क्या बताया था? कि जो ढलानदार खेत होते हैं उनके विपरीत खेती करना। देखना, मैं डायग्राम को दोबारा दिखाता हूं। ये है कंटूर फार्मिंग। अब कंटूर फार्मिंग क्या होता है कि इसमें ऊंचे नीचे खेत होते हैं, समतल तो होते हैं नहीं, ऊपर नीचे होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? इसके विपरीत खेती करते हैं। विपरीत का मतलब, जैसे ये ढलान है तो ढलान के समान खेती नहीं करेंगे, ढलान के समान खेती करेंगे तो नुकसान होगा। जैसे बारिश आएगी तो बारिश के साथ ये फसल नीचे आ जाएगी बहकर। तो इसकी क्या करते हैं? इसके विपरीत खेती करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इसके विपरीत खेती करते हैं। विपरीत खेती करेंगे तो जो भी पानी का प्रेशर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें होता क्या है कि जो पोषक तत्व ऊपर होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, तो इसमें यह भी हानि होती है। सीधा सा याद रखना कि कंटूर फार्मिंग या समोच्च खेती में अपन क्या करते हैं? खेत के जो ढलान ढलान होते हैं ना, ढलान, उसके विपरीत खेती करते हैं। यस या नो बेटा? ठीक है। नेक्स्ट, क्यारी किस यंत्र से बनाते हैं? विच मशीन इज यूज टू मेक बेड्स? तो देखो, एक तो बनाते हैं दोस्त यहां पर रिज मेकर से, या बेड मेकर भी बोलते हैं इसको, बेड मेकर या फिर रिज मेकर से बनाते हैं। मृदा की कठोर परत को किस यंत्र से तोड़ते हैं? कठोर परत क्यों बनी? कठोर परत इसलिए बनी, जैसे मैं बात करूं कि मृदा में अपन 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक क्या करते हैं बेटा? अपन बुआई करते हैं। 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर की गहराई तक बुआई करते हैं। अब अपन जो मशीन काम में ले रही है, जो हल काम में ले रहे हैं, तो उसकी जो उसकी गहराई है वो 10 सेंटीमीटर की है। 10 सेंटीमीटर तक लगातार बुआई करेंगे तो बेटा 11वीं मतलब 10 से नीचे वाली परत क्या होगी? कठोर होगी। अब इससे नुकसान क्या होगा? जो भी सिंचाई करेंगे पानी नीचे नहीं जाएगा, पोषक तत्व देंगे नीचे नहीं जाएगा, जड़ भी ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पर कठोर परत बन गई। अब इस कठोर परत को किससे तोड़ते हैं? तो बेटा सब सोइलर यंत्र आता है। तो यह राइट आंसर सब सोइलर यंत्र से। अब सीधा इतना पूछ, शॉर्ट में आंसर लिखना है। क्यारी किस यंत्र से बनाते हैं? रिज मेकर, फिनिश, बस एक ही शब्द लिखना है। मृदा की कठोर परत को किस यंत्र से तोड़ा जाता है? सब सोइलर, फिनिश, बस इतना ही आंसर लिखना है। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना बेटा कॉपी में, सिर्फ डायरेक्ट आंसर लगाओ और डायरेक्ट उसका आंसर लिखो। लेकिन एक चीज का और याद रखना, हमें छोटे क्वेश्चन पहले करने हैं। जैसे मान लो कि 1 से लेकर 20 तक अपने छोटे क्वेश्चन है, तो बेटा पहले छोटे क्वेश्चन नंबर से करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन कर रहे हो फिर आप डायरेक्ट 10वां क्वेश्चन कर रहे हो फिर 12वां क्वेश्चन कर रहे हो। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्वेश्चन का करने का तरीका आपको आना चाहिए। आपको क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नंबर लगा के थोड़ी देर के लिए जगह छोड़ दो, याद आएगा।
तुरंत कर देना। तो पहले छोटे क्वेश्चन को करना है, छोटे क्वेश्चन को सीरीज वाइज करना है बेटा, फिर उसके बाद में बड़े क्वेश्चन को आप थोड़ा अल्टरनेट कर सकते हैं, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन पहले कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो छोटे क्वेश्चन आएंगे उनको हमें पहले करना है, राइट। चलो नेक्स्ट, पृथक्करण दूरी किसे कहते हैं? पृथक्करण दूरी, व्हाट इज आइसोलेशन या सेपरेशन डिस्टेंस। पृथक्करण दूरी पहले बोल रहा है कि पृथक कर रहे हैं। पृथक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए दो किस्मों के मध्य दूरी क्या होनी चाहिए? हम दो वैरायटी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा? दो वैरायटी। अब दो वैरायटी के बीच में दूरी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि उनके बीच में लड़ाइयां होनी है और लड़ाई से बचना है, तो दोनों को क्या करना है बेटा? दूर करना है। क्या करना है? दूर करना है। तो आंसर लिखो, आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए दो किस्मों के मध्य दूरी रखना। ठीक है बेटा, दो किस्मों के मध्य क्या रखना? दूरी रखना। उसी चीज को अपन क्या कहते हैं? आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। नोट कर लो इसको। ओके, तो ये हमारे जो क्वेश्चंस है फर्स्ट चैप्टर के, वो फिनिश होते हैं दोस्त। मेरे हिसाब से किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, मैं उसका आंसर दोबारा से दे दूंगा और उसको दोबारा से मैं समझा दूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। सेकंड लेक्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, अपना जैविक खेती है, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।